नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग, पेंशनर वर्ग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से खफा होने लगा है। जबकि इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत ओपीएस का जो बड़ा एक वायदा किया गया था, तो कर्मचारियों ने कहीं न कहीं समर्थन कांग्रेस को खुलकर दिया और सत्ता का रास्ता कांग्रेस पार्टी को दिखाया। लेकिन अब कर्मचारी रुष्ट हैं। वहीं पे एक बड़ी चर्चा चल रही है कि सुक्खू सरकार का आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन जब देखा गया तो ये आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन आर्थिक संकट में ज़रूर घिरी हुई है। लेकिन अधिकारियों की प्रेज़ेंटेशन पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हुई, वित्त विभाग की, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल के हालात बहुत खराब हैं और 70% जो बजट का पैसा है, वो कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशनर के पेंशन और भत्तों में जा रहा है। तो इससे निजात कैसे पाई जाए? फिलहाल कुछ कटौतियाँ सब्सिडी में और कुछ मुफ्त की योजनाओं में कटौतियों के प्रस्ताव पारित हुए हैं और कुछ कर भी दी गई हैं, कुछ आगे की जा रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में ये कटौतियाँ कहीं न कहीं कर्मचारियों के वेतन भत्तों की तरफ चलेंगी। और ये पहली बार है कि कर्मचारी पूरी तरह से नाराज़ हो चुके हैं कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने डीए और एरियर की घोषणा नहीं की। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और सरकार पूरी तरह से आर्थिक संकट में घिरी है। ज़ाहिर है कि आने वाले वक़्त में कर्मचारियों को एक जो वेतन भत्ते वो ले रहे हैं, उन्हीं पे स्थिर रहना पड़े और उनको डीए की उम्मीद छोड़नी पड़े। ऐसे प्रयास चल रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से वित्तीय संकट में घिरी है और सरकार के पास ये इख्तियार भी है कि अगर सरकार कहीं न कहीं आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ती है या घोषित हो जाती है, तो वो कर्मचारियों को वेतन भत्तों में कटौती भी कर सकती है। हालाँकि फिलहाल कटौती करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उनको देने का भी प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पिछली भाजपा सरकार लगभग 12,000 करोड़ की देनदारियाँ कर्मचारियों की छोड़ कर गई है, जिन्हें दे पाना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं एसएस जोगटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। घनश्याम शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, सवाल ये है कि अब जो कटौती का जो दूसरा चरण है, जो सुनने में आ रहा है और ब्यूरोक्रेसी ने जो खाका तैयार कर रखा है, वो अब कर्मचारियों की तरफ उसकी सुई घुमाई जा रही है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रहे डॉक्टर राधा रमन शास्त्री जी का एक बयान भी था प्रिंट मीडिया में कि सरकार चाहे अगर ऐसे हालातों में सरकार पहुंच जाती है आर्थिक संकट के, तो सरकार कर्मचारियों के वेतनों भत्तों को भी आधा कर सकती है। मतलब कटौती कर सकती है, क्योंकि यहाँ देने की बात हो रही है, दे तो नहीं पाएँगे और पहला ये 15 अगस्त को ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की है। तो अब कहीं न कहीं ये डंडा जो है और वित्त विभाग ने जो प्रेज़ेंटेशन दी है, उसमें भी कह दिया है कि कर्मचारी और पेंशनर ही हमारा 70% बजट निगल रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है और ज़ाहिर है अब डंडा कर्मचारियों की तरफ चलने वाला है। जी। बिल्कुल, डंडा तो चलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि जो इस डंडे को चलाने वाले हाथ हैं, उन्हें वो सिर क्यों नहीं नज़र आते जो खुद इन्होंने खड़े किए हुए हैं जब फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो। खुद सरकार ने एक भी नए पैसे की जो कटौती है या जो भत्ते हैं, उनमें एक नए पैसे की कटौती नहीं की है। और जो भी कटौती का एक हथियार चल रहा है, चाहे वो सब्सिडी का है, चाहे वो वेतन का है, डीए का है, एरियर का है, जो मर्जी ले लीजिए आप, वो तमाम चीजें आम आदमी के ऊपर फेंक दी जा रही हैं। और जब सुविधा संपन्न करने की बात आ रही तो इस सरकार ने ऐसी कौन-सी कटौती की है जिससे ये लगे कि ये लोग सच में जो एक आर्थिक संकट गहराया हुआ है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम जितने भी एक तरह से ये शोर मचाते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों कि हम किसी को फालतू खर्च नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा तो जो फ़ौज है और टॉप एंड की जो सुविधाएँ हैं, चाहे वेतन है, भत्ते हैं, कुछ भी है, वो अपने लोगों को ऑबलाइज़ करने के लिए करते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। लेकिन जब लानत भेजने का सिलसिला होता है, परेशान करने का सिलसिला होता है, तो ये लोग तमाम जो अपनी बंदूकें हैं, उनका रुख जो है वो आम आदमी की तरफ कर देते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि ठीक है, आप डीए नहीं दे पा रहे, एरियर नहीं दे पा रहे, लेकिन आप अपनों के लिए क्या-क्या किए जा रहे हैं। पिछले कल ही एक बयान था परसों, वहाँ पर ये जी। कहा गया कि जो नई बिल्डिंग थी वहाँ पर 2 महीने पहले एक तरह से इनॉग्रेशन होती है उस बिल्डिंग की और 2 महीने के अंदर 2 मंत्री जो हैं ऊपर बिठा दिए जाते हैं और 40-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक मंत्री के उस पर खर्च आ रहा है। करोड़ों रुपया, लगभग 2 करोड़ रुपया उन 2 कार्यालयों को बनाने के लिए खर्च किया गया, ऐसी चर्चा तो चल रही फिर है विवेक जी। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि इन लोगों को, इन नेताओं को इतनी शर्म नहीं है कि आप आम आदमी का गला काटने पर बैठे हुए हैं, बाकी चीज़ों पर बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह से अपनी गर्दन को ऊँचा कर सकते हैं? ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में आपको वो रेनोवेट करने की ज़रूरत पड़ गई? जब आम आदमी की बात आती है, आम आदमी अपने घर का एक वो नहीं कर सकता, एक खिड़की का अगर वो कहें तो पर्दा भी शायद ना बदल पाए इन हालात में। लेकिन जब अपनी ठसक की बात आती है, तो ये पॉलिटिशियंस, ये जो राजनैतिक दल हैं, इन्हें रत्ती भर भी रहम नहीं आता। इनके जो असूल होते हैं, वो दूसरी तरफ कर दिए जाते हैं। अब देखिए एक नई चीज़ देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत बड़ी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस, इनकी जो आपसी धड़ाबंदी होती है, उसमें ये अपने सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, शांता कुमार के पार्ट 2 निकल कर सामने आ गए हैं कांग्रेस के खाते से। अब बताइए कि आज की डेट में फिर शांता कुमार का हश्र क्या है? और अगर उसी इनकी सियासत पॉलिटिकल सोच के हिसाब से देखा जाए, तो शांता कुमार का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बीजेपी की को भी और कांग्रेस को भी। आम आदमी का सहारा कब बनते हैं ये लोग? ये लोग कभी नहीं बनते हैं। अगर आज की डेट में आर्थिक संकट की बात की जाए, तो ये वही सरकार है जिसके मंत्री अपने साथ जहाँ भी निकलेंगे तो हर एक थाने की जो पायलट है, वो अपनी हाथ पर खड़ी होगी, जो पहले से चली है वो छोड़ देगी, उससे आगे चल पड़ेगी। फिर इस पंप एंड शो की ज़रूरत क्या है? किसको जी, दिखाना तो चाहते हैं ये लोग? जी, बिल्कुल पठानिया जी, आपने कहा कि शांता कुमार जी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अगर शांता कुमार जी को कॉपी कर रहे होते तो अपने से शुरुआत करते। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मैं अपने मैं अपने मैं मैं मंत्रिमंडल यहाँ से पर सहमत वही नहीं हूँ डॉक्टर वही साहब। वही क्योंकि अपने से शुरुआत होती, गाड़ियाँ बंद होती, क्योंकि क्या होता है जब भी नई सरकार आती है, मंत्री, चेयरमैन, विधायक इनके घरों को, आवासों पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। वो प्रथा चलती है, गाड़ियाँ नहीं ले ली जाती हैं। कहीं न कहीं इस तरह के खर्चे बहुत कर दिए जाते हैं। शांता बिल्कुल, कुमार जी ने की एक शुरुआत थी वो गाड़ियों को लेके, उसी में उन्होंने उस दौर में 50 करोड़ रुपए बचाए थे। कहीं न कहीं और उनको लगाया था पानी की योजनाओं के लिए, जैसा कि उन्होंने लगाया और कहा भी उन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत है, यहाँ पे जनता से होती हुई अब कर्मचारियों के गले तक पहुँचने जा रही है। और कर्मचारियों को और क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन पे केंद्र के क्यों? वेतन भत्ते उन पे लागू होते हैं, वो उनको देने ही बिल्कुल, पड़ेंगे और योजनाकार ही वही हैं, इस सारे सिलसिले के। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। अब देखिए कि एक सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात छुपती नहीं है, आम आदमी खुल के बोल देता है। तो अब वहाँ पर ये बात भी आ गई कि जी 15,000 रुपए का जो हर महीने का भत्ता है, ये टेलीफ़ोन भत्ता, ये जी, एमएलए और बिल्कुल। विधायक दे रहे हैं। जी। ठीक है जी? उसके साथ अब ये भी एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, इस तरह के जितने भी हैं, ये भी ₹900 प्रति महीने से लेकर ₹1300 प्रति महीने तक टेलीफ़ोन का चार्जेज़ जो है वो लेते हैं। अब नहीं, बताइए लेकिन सर, लेकिन फ़र्क बहुत है, 15,000 और 900 और 1300 और उसके बट अलावा एक हैं तो ए ए ए हैं एक ए एक स्टाफ रखने का भत्ता भी है और आरटीआई से भी पिछले दिनों जानकारी हाँ, ली गई किसी सज्जन रखा द्वारा ही कोई और नहीं है उन्होंने किसी ने नहीं रखा हुआ है वो। तो और ये चीज़ें भत्ता अपने विथड्रॉ से कर रहे हैं। शुरुआत तो होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो विथड्रॉ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर ये किस मुँह से जनता के आगे आकर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों लोग ये अपनी एक तरह से वो छाती ठोकने शुरू हो जाते हैं और जनता की जो छाती है उसको पीटने शुरू हो जाते हैं कि भैया तुम लोगों को त्याग करना है। हम लोगों को सत्ता तुम ही लोगों ने जी, दी थी, अब तुम लोग भुगतो। तो इन परिस्थितियों बिल्कुल, में बिल्कुल। डॉक्टर साहब आर्थिक हालत से ज्यादा नेताओं की जो मानसिक हालत है ना, वो जिम्मेदार है। युवा बेरोजगार पागल हो रहा है, बेरोजगारी के चक्कर में होता रहे। एक दल भी नहीं कहता कि ये सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है। जिनके पास रोजगार है, उनके लिए अब वेतन के लाले पड़ने वाले हैं और जिनके पास कुछ है नहीं, वो वैसे टंगने वाले हैं। सर, तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि सच में प्रदेश में एक तरह का भयंकर सूखा, चाहे आर्थिक तौर पर कह लीजिए, चाहे मानसिक तौर पर कह लीजिए, चाहे विज़न के तौर पर कह लीजिए, वो सूखा तो प्रदेश में पड़ चुका है। डॉक्टर साहब। जी। जी, घनश्याम जी जुड़े हमारे साथ। घनश्याम जी, जी, जी। पिछले दिनों सचिवालय कर्मचारी महासंघ उग्र हो गया, पूरी तरह से उग्र हो गया
बिल्कुल मंत्रियों, मुख्यमंत्री के बीच में बैठे हुए कर्मचारी खुलकर सामने आ गए कि नहीं, हम तो डीए लेकर रहेंगे और सरकार को देना होगा। लेकिन सरकार की छवि इस रूप में तैयार हो रही है क्योंकि आर्थिक संकट से सरकार गुज़र रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छवि ऐसी बना दी गई है कि आर्थिक आपातकाल में घुस गई है सरकार और अब कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा, अब कटौतियाँ होंगी, सब कुछ होगा। तो कर्मचारी जो ले रहे हैं कहीं उन चीज़ों से भी महरूम ना हो जाएँ, ऐसी स्थिति में सरकार आ गई है। जी, घनश्याम जी। बिल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही और मैं बड़े भाई पठानिया जी की बात से भी इत्तेफ़ाक रखता हूँ। एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हम आर्थिक दिवालियेपन की ओर जो जा रहे हैं, तो इसको ले जाने के लिए ज़िम्मेवार कौन है? आज अगर सरकार 2 साल 19 महीने 20 महीने के बाद इस बात को कह रही है कि सरकार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इसको इस तरफ ले जाने का श्रेय भी शुद्ध रूप से मौजूदा प्रदेश की सरकार का है। देखिए, जैसे ही प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार बनी, इन्होंने आते ही सबसे पहले माननीय विधायकों और मंत्रियों की सैलरी को बढ़ाया, जो कि बिल्कुल नाजायज़ था। उसके बावजूद उनके भत्तों में कंटिन्यू जी, इज़ाफ़ा किया, उनके भत्तों को बढ़ाया, उनके टेलीफ़ोन के खर्चे को, उनके डेली इनकम खर्चे को, सारे खर्चों को उनको बढ़ा दिया और आते ही नई गाड़ियाँ 40-40 लाख की नई गाड़ियाँ खरीद करके अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए दी। तीसरी बात, जी, आज प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी फ़ौज सलाहकारों की, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकारों की खड़ी हो चुकी है, क्या उनके ऊपर सरकार का खर्चा नहीं होता है? उनकी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, उनके टेलीफ़ोन नहीं चलते हैं, उनकी सैलरी नहीं पड़ रही है। अगर सरकार जिस ढंग से ये कह रही है या प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं तो ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है उसको चलाने का श्रेय आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी को जा रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, चाहे आप मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, चाहे उनके नीचे जितना भी अमला काम कर रहा है, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा जहर घोल दिया है, एक ऐसा भ्रम जाल फैला कर के उनके बीच में डाल दिया है कि उनको समझ नहीं आ रही है कि प्रदेश को ले जाना किस तरफ है हमने। आज ब्यूरोक्रेसी जब प्रेजेंटेशन देती है, डॉक्टर साहब आपने कहा कि अभी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी। मैं जब भी चेयरमैन रहा हूँ, मेरे सामने भी, हमारे सामने भी ऐसी प्रेजेंटेशनें होती रही हैं। ये जी, प्रेजेंटेशन देने के लिए जो प्रदेश का हमारा ब्यूरोक्रेटिक विभाग है, डिपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत सिद्धहस्त होते हैं। क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रदेश किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है। अगर आज इन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर 70% बजट जो है वो खत्म हो रहा है, मैं आपके माध्यम से ये आरोप प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मुख्य सचिव, वित्त सचिव के ऊपर लगाता हूँ कि वो इस बात की स्थिति को स्पष्ट करें कि जो हिमाचल प्रदेश का जो सैलरी हेड है, उसमें से कितने परसेंट कर्मचारियों को जा रहा है और कितने परसेंट अधिकारियों को जा रहा है। हमेशा कर्मचारी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अधिकारी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, ना दोनों ही को कभी जा ये रहा है, कहते हैं, उनका यही ना कहना है। न हाँ, हाँ, ना कभी सभी ये तरह कहते हैं सभी कि ना कभी ये कहते हैं कि इसमें से इतना जो फंड है, इतना जो बजट है वो प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों और इनके खर्चों के ऊपर जा रहा है। वहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब कट कैंची चलाने की बात आएगी तो कहेंगे प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर जा रहा है। मान ली बात, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं खुले मन से। लेकिन मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसी किस्म के रोजगार के कोई साधन नहीं है। अगर साधन है तो केवल मात्र सरकारी सेवाओं के अंदर ही लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध है। मैं ये कहना पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अंदर 19 महीने के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ने लिया। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं कि जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव एक श्वेत पत्र जारी करके प्रदेश की जनता को बताएं कि ये 25,000 करोड़ रुपया 20 महीनों के अंदर कहां गया। किसी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर कोई 10 रुपए की डीपीआर 20 महीने के अंदर सैंक्शन नहीं हुई। कोई डेवलपमेंट के काम कोई कहीं पर भी शुरू नहीं हुए। प्रदेश के अंदर जो लोगों को पूर्व की सरकारों ने दिया था, उसको भी एक-एक करके वापस लिया जा रहा है। अगर प्रदेश के अंदर वित्तीय संकट है और प्रदेश वित्तीय आपातकालीन स्थिति की ओर जा रहा है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री को तब मानते कि मुख्यमंत्री सबसे पहले विधायक दल की बैठक में उठ करके ये कहते
कि यस, प्रदेश जो है वो वित्तीय संकट की ओर जा रहा है, मैं अपनी तनख्वाह को और अपने भत्तों को सरेंडर करता हूं और प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों की पेंशन और तनख्वाह के ऊपर भी मैं इतना कट और इनके भत्तों के ऊपर इतना कट लगा रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर साहब। उल्टा आज की परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार की नीति है? क्या सरकार की नियत है? 19 महीने के अंदर, जबकि इन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां इनका टारगेट था, 2 लाख नौकरियां देंगे। अभी तक प्रदेश के अंदर 300 कुछ लोगों को रोजगार मिला और सैकड़ों लोगों को, जो लोग रिटायर हो चुके थे, हमारे साथी सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिनकी इच्छा नौकरी करने की नहीं रहती है, उनको दोबारा फिर रीअपॉइंट किया गया। अगर हाँ, वो एक पॉलिसी आदमी भी को आ गई, बहुत पॉलिसी भी बहुत आ गई बहुत बकायदे। प्रदेश के बेरोजगार बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा आज दिन तक के इतिहास के अंदर किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार ने नहीं किया है। मेरा ये जी, कहना है कि अगर प्रदेश की सरकार समय रहते इस बात को नहीं समझी, तो ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश का प्रबुद्ध जन जो है वो सड़कों पर आ जाए और सचिवालय में पहुंच करके सचिवालय को खाली करवा दे, ऐसी परिस्थिति बनने वाली है। लेकिन घनश्याम जी, ये जो कर्मचारियों की देनदारियां हैं, ये अब 75 साल की आयु वाले पेंशनर्स को कुछ को तो दी जा रही हैं, लगभग जी। 500 करोड़ रुपया उनको डीए का एरियर वगैरह दिया जाएगा, लेकिन बाकियों की सरकार कैसे दे पाएगी अगर सरकार वाकई आर्थिक संकट में है? तो देखिए डॉक्टर साहब, और कर्मचारी हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं, उनके पक्ष में निर्णय भी आए हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं दे पा रही। क्या कारण ये है ऐसे? सरकार, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति की कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, वो किसी भी ढंग से लोगों को बिठा करके एक योजना होती है कि आइए, हमारे पास ये परिस्थिति है, इसकी ये योजना बना करके, ऐसे सरकार की ऐसी नीति नहीं है। लिहाजा प्रदेश के पूर्व कर्मचारी कोर्ट में चले गए, एक नहीं अनेकों लोग गए कोर्ट के अंदर, और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश किए कि इनको 6% ब्याज के सहित इनकी पैसों की अदायगी की जाए। सरकार ने उसका उल्टा क्या किया कि तुरंत एक नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी महोदय के, सेक्रेटरी पर्सनल महोदय के कार्यालय से निकलती है, ऑल द एचओडीज सिचुएटेड एट शिमला हिमाचल प्रदेश, की आप सभी लोग अलग अलग रिट पिटीशन फाइल कर दें हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। जी, परिवार है, परिवार की जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो परिवार का मुखिया परिवार के लोगों को बिठा करके समझाता है कि भैया, हमारी परिस्थिति, आमदनी हमारी 1 रुपया है, खर्चा 2 रुपए हो रहा है, इसको 1 रुपए पे कैसे लाना है ताकि हम एट पार चलें। वो बात नहीं हो रही है, बात कैंची चलाने की हो रही है। लेकिन मैं आज ये आपके, सही बात आपने बिल्कुल रखी कि प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की है। और जी, जो मौजूदा सरकार की परिस्थिति है और नियत है, सबसे बात नियत की है। आज सचिवालय के कर्मचारी क्यों सरकार से खफा हुए? जबकि डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब सचिवालय के कर्मचारी एसोसिएशन का चुनाव हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ओथ सेरेमनी में गए, उनकी शपथ समारोह में गए, जो आज दिन तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ कि किसी ट्रेड जी, यूनियन का इलेक्शन हुआ और उसमें मुख्यमंत्री जाके शपथ दिला रहे हैं, वो भी हुआ। तब ऐसा लगा लोगों को, हमें भी लगा, मैं भी कर्मचारी क्षेत्र से आया हूँ, कर्मचारी पहले हूँ, राजनीति बाद में है। हमें भी ऐसा लगा कि शायद मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आए हैं। लेकिन जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली सामने आती गई, मन खटा हो गया। और अभी पीछे मेरी जानकारी के अनुसार 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से सचिवालय के लोगों का डेपुटेशन मिला, तो उनकी बात को सिंपैथेटिकली सुनने के बजाय उनको ये कहा गया कि क्या मैं आपका कैडर कर दूं, क्या मैं आपको सेक्रेटेरिएट से बाहर भेज दूं। इस जी, किस्म की इस किस्म की डरा करके, डरा धमका करके लोग चलने वाले नहीं है। अब सचिवालय ने निर्णय कर लिया है कि वो अब धरना देने वाले हैं प्रदेश के सचिवालय के सामने, और प्रदेश के तमाम पेंशनर और कर्मचारियों को उनको समर्थन प्राप्त होगा। और अगर सचिवालय अगर हड़ताल कर रहा है, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ये सच्चाई सामने प्रतीत होती है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जी, जी, जोगटा जी, घनश्याम जी ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी जब 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिले,
तो कहीं न कहीं उनकी माँग मानने की बजाय उनको ये कहा गया कि आपका भी मैं स्टेट काडर कर देता हूँ, आपका भी कहीं पे। वहीं पटवारियों का और कानगो का मुद्दा चल रहा है, वो अभी तक माने नहीं है, ठीक है? इस तरह के कर्मचारी आंदोलनों की तैयारी तो नहीं हो रही हिमाचल प्रदेश में कहीं न कहीं? इसके लिए क्या परिपक्व राजनीतिक के तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि ब्यूरोक्रेटिक हैंडलिंग की जा रही है कर्मचारियों के साथ? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, जी डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद स्वागत करता हूँ और अपने दोनों भाइयों का भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। घनश्याम जी की बात पे आता हूँ सबसे पहले। है ना? घनश्याम जी की बात से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, 1-2 बातों को छोड़ करके उसका भी मैं जिक्र करूँगा। कि जब ये खुद चेयरमैन थे और जयराम जी ने भी इस तरह एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज तैयार की हुई थी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, घनश्याम जी खुद वाइस चेयरमैन थे। तो तब तो इनको नहीं दिखा भी खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहाँ से नहीं आ रहे हैं। और इन खर्चों का ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो सो कॉल्ड अगर कहा जा रहा है, वैसे हमने नहीं कहा कहीं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इसका बेसिकली जिम्मेवार कौन है? वो ठाकुर जयराम जी हैं, घनश्याम जी हैं और पूर्व की भाजपा सरकार है, जिन्होंने 92,000 करोड़ रुपए का आज तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया कि वो किस मद में खर्च हुआ है। जिस लोन में, जिस ऋण में 6 करोड़ के फुलके खा गए और 36 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के धर्मशाला में जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया, उसमें खर्चा हुआ और कर्मचारियों को इन्होंने 50-15% दिया। पूरे स्केल के जो जिम्मेवार देने, पंजाब पैटर्न के स्केल को देने की जो जिम्मेवारी थी, वो तत्कालीन सरकार, भाजपा सरकार जो है जयराम जी को थी और उन्होंने सिर्फ 50 और 15% ही दिया। और शुरू से जब से भाजपा सरकार सत्ता में रही है, धूमल साहब से लेकर के, धूमल साहब ने भी पंजाब स्केल जो है टुकड़ों में दिया, 10-10 हजार रुपए की शेप में, इंस्टॉलमेंट्स में। वैसा ही जयराम जी ने किया और कांग्रेस के हितैषी हमेशा ही है जो है वो कांग्रेस पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी मानी जाती है। जिस तरह से आज शांता कुमार जी हाशिए पे हैं, वही कारण है। जहां तक घनश्याम ने एक और बिना रिकॉर्ड के झूठ बताया कि 5,000 लोगों को 500 के क्या बोला इन्होंने नौकरी मिली। मैं रिकॉर्ड से दावे से कहता हूं कि अभी तक 19 महीने की सत्ता में सरकार ने 28,000 पद जो है भरे हैं, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। और जहां तक आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शुंगपा है। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भी जयराम सचिवालय के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि भी आपका कैडर कर दूं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। मैं इनका विरोध करता हूं। हाँ, मैं भी एक कर्मचारी वातावरण से या एटमॉस्फेयर से या कैटेगरी से आता हूँ। मैं कर्मचारी बिल्कुल सच्चे हैं। और ये जो फाइनेंशियल जो एरियर है, डीए है, जयराम जी ने तो 15 अप्रैल 2022 को मंडी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस के ऊपर डीए घोषणा करके नहीं दिया आज तक। वही डीए की, उसी डीए की बात चल रही है। तो इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो इनकी डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में, तब भी इन्होंने 92,000 रुपए का कर्जा लिया। आज ये जो कर्जा हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि भी हमने लिया है, हम इनके कर्जे को लुटाने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज को चुकाने में मतलब वो सारा जो खर्चा पानी हो रहा है वो कर रहे हैं। और जहां तक मैं कर्मचारियों की बातों में आप दावे से कहता हूं, कर्मचारियों का एक एक पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें करनी थी। आपदा पिछले साल भयानक आपदा आई, 86 का आपदा आई, और इस साल भी वही हुआ जो 1100-1200 करोड़ रुपए का जो उसमें नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हमें पहले करनी है, क्योंकि जान माल का नुकसान हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के ये कारण जो बेसिकली जो कारण फाइनेंशियल क्राइसिस के जो हुए हैं, इसकी तमाम पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। इनकी पीछे भी डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में और आज भी डबल इंजन की सरकार है। अगर ये वहां से फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने के लिए कुछ वहां से फायदा मुहैया करते हैं, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल से दावे पे कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। इधर उधर की बातें हाँकने में इसमें कोई दम नहीं है। आज कर्मचारियों की जहां तक बात है, सचिवालय के कर्मचारी चाहे प्रदेश के कर्मचारी, घनश्याम जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर ब्यूरोक्रेट्स प्लस कर्मचारी, जब भी बात आती है किसी चीज को लेकर के, जी 70% तो कर्मचारी खाते हैं। अगर कंपेयर किया जाए, ब्यूरोक्रेट्स हमारे उनकी जो तमाम पर्क्स एंड फैसिलिटीज है
उनसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा पढ़ते हैं, वो चाहे 300, 400, 500, 150 तो आईएएस की पोस्ट है, जबकि यहाँ पर जरूरत नहीं है इतने अफसरों की। शांता कुमार जी कह गए थे कि मुझे एक आईएएस की अफसर की जरूरत है, बाकी अफसर को हम दिल्ली के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, जिनकी मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। छोटे से प्रदेश में इतना भारी भरकम, चाहे वो डीजीपी को लेकर के देख लीजिए, 3-3, 4-4 बिठा रखे, चाहे ईएनसी को देख लीजिए, चाहे वो दूसरे जो भारी अपने लोगों को पूर्व सरकारों ने जो है अपने ऑब्लाइज करने के लिए इस तरह की तमाम चीजें की है। क्योंकि ठीक कहा है घनश्याम जी ने भी कहा है कि यहाँ इंडस्ट्रीज का कोई स्कोप नहीं है। भले ही जयराम जी के जमाने में इन्वेस्टर्स मीट में, जिसमें 36 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर्स मीट में खर्चा किया है, वो इन्वेस्टर्स मीट भी आज तक काम नहीं आई। और बेरोजगारी की जो समस्या है, मैंने बता दिया, हम बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि भी इन तमाम चीजों को लेकर के मतलब डेविएट नहीं होना है। मैं घनश्याम जी से, दूसरे लोगों से भी ये कहूंगा, एक सवाल ये रहेगा जोगटा जी कि घनश्याम जी का आरोप है कि आपने 19 माह में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूशन बंद भी किए। इतनी जब बचत हुई, कर्जा लिया, तो फिर वित्तीय ऐसी देनदारियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? और एक बड़ी तैयारी हो रही है कि सरकार अब कर्मचारियों को जहां पे है वहां पे स्थिर कर देगी। डीए की बातें तो वो भूल जाएं, एरियर जो पिछला होगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जब आर्थिक संकट से सरकार बाहर निकलेगी तभी ठीक होगा। आर्थिक संकट से सरकार को निकलने में दशकों लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कर्मचारियों तो के लिए कर्मचारी तब तक क्या करेंगे? सवाल ये प्रदेश सरकार कमिटेड है कर्मचारियों को एक एक पाई देने के लिए। और ये जो लायबिलिटीज एक्सटेंड हुई है भाजपा की कांग्रेस सरकार के ऊपर के कंधों के ऊपर, इससे हम निपटेंगे। पहले हमने अपने रिसोर्सेज देखने हैं, सोर्सेज देखने हैं कि भी कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके ऊपर बहुत रात दिन काम चल रहा है। अब आपदा प्रभावित लोगों को सही निपटने के लिए हमारी सरकार ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, पहले प्रायोरिटी वो है। कर्मचारियों को मैं आपके लोग के माध्यम से बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कर्मचारियों का पाई दिया जाएगा डॉक्टर साहब, 1-1 रुपया दिया जाएगा। कांग्रेस सरकारों का ये इतिहास रहा है। जब भी कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही है, बीजेपी की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। और बीजेपी की सरकारों ने सिर्फ किस्तों में ही, टुकड़ों में ही कर्मचारियों को आज तक, जो पंजाब स्केल की भी अगर मैं बात करूं, उनको लेकर के वो सारी चीजें हुई हैं, दिया है। और कांग्रेस हितैषी, मतलब कर्मचारी हितैषी रही है। और जहां तक आपने बोला है कि भी सरकारी इंस्टीट्यूशन जो जयराम जी ने खोले थे वो बंद किए, बिना नोटिफिकेशन के ही, बिना किसी प्रायर सैंक्शन के ही स्टंट करके 910,000 के करीब इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई स्टाफ नहीं, कोई उनकी तनख्वाह का इंतजाम नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, ऐसे उनको कैसे रखना था? घनश्याम जी, ये बात जोगटा जी की जायज है कि आपने चुनावी वर्ष में करीब 18,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह की लायबिलिटी आपने थोप दी कि जो अब सत्ता में आएगा वो भुगतेगा, और कर्मचारियों की भी 12,000 करोड़ की लायबिलिटी आप छोड़ गए। कहीं ना कहीं उन मसलों से भी ये सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार जूझ रही है। तो एक संकट में डाल के आप भी गए हैं, आप भी बच नहीं सकते जवाब। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं जोगटा जी की 3 बातों का जवाब दूंगा। 3 बातें मुझे बहुत अच्छी इनकी लगी। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्हीं की आंकड़ों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल झाल है। कहीं आपस में इनकी ना सेटिंग नहीं होती है कि कौन से फिगर मीडिया में देने या कौन से। आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि 2 दिन पहले आपके ही चैनल के ऊपर मनमोहन कटोच जी कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उनके अपने आंकड़े थे कि अभी हम 19 महीनों में 300 लोगों को रोजगार दे पाए हैं। और अभी जोगटा जी ने कहा कि 20,000 25,000 सृजित कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, सुनिए पहले सुनो, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मेरे पास परसों की डिबेट भी है मनमोहन कटोच जी की, मैंने रिकॉर्ड रखी है अपने पास। सुनिए बात ध्यान से। दूसरी बात आपने कही जोगटा जी कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की हितैषी रही है। आप भी नौकरी में थे, मैं भी नौकरी में था। याद करिए उस वक्त को जब आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आते ही प्रदेश के 14 कर्मचारी नेताओं को सस्पेंड और डिसमिस किया था।
अगर किस्मत से धूमल साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उन लोगों के परिवारों की रोजी रोटी आज समाप्त हो चुकी, वो लोग मर खप गए होते। ऐसी बात नहीं है, तथ्यों को लेके बात होती है। तीसरी बात कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हमने छोड़ी है, लाइबिलिटी चलती है। जब वीरभद्र सिंह जी सत्ता से बाहर हुए थे तब कितने हजार करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे, जरा इस बात को भी पीछे लेके जाइए। चौथी बात आपने कही कि 92,000 करोड़ का कर्जा हमने लिया। जोगटा जी अपने अर्थमेटिक को, अपनी गणित को जरा सुधार लाइए, पार्टी से, सरकार से पूछिए कि जब जयराम सरकार सत्ता से गई थी तो कितने हजार करोड़ का कर्जा था। उसके आगे प्रदेश के अंदर जो आपात स्थिति पैदा हुई है वो क्यों हुई है, इसके कारण खोजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हम कांग्रेस और बीजेपी करते रहे। हालात जो है वो आपको भी पता है, ठीक है, आप जानते हैं। आप इसी दुख से दुखी होकर के पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए थे। आप, मुझे पता है मेरे मित्र, आप मन से दुखी थे, लेकिन चलो फिर आए, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आज ये परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सरकारों का नाचना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा हूं कि सचिवालय के कर्मचारियों को ऐसा नहीं कहा। सुनिए सुनिए जोटा ही, सुनने की आदत भी रखो थोड़ी सी। आप टांडा में नौकरी करके गए हैं, टांडा में फोन करके पूछिए मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान और उनकी टीम को, उनका डेपुटेशन टांडा में माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी से मिला पिछले साल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो 3 बैच डॉक्टर्स के बेले बैठे हैं, मैं उनको लगा दूंगा तुम्हारी जगह। ये मैं आपको और सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई है। हमें कहीं ना कहीं, अगर हम, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको जो पेंशन आज मिलती है ना जोगटा जी, वो कर्मचारी सेवाओं के करने से मिलती है, ना कि राजनीति करने से मिलती है। और मुझे जो पेंशन मिलती है वो भी कर्मचारी, मैंने सेवा की है उसी की मिलती है। कहीं ना कहीं हमें सत्य का साथ दे करके आज जो प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, जिनकी उम्र 75 साल वालों को आप कह रहे हैं कि सब कुछ दे दिया आपको थोड़ा गणित ठीक करिए। जब जयराम ठाकुर जी ने 50,000 रुपए किस्त, 50,000 रुपए एरियर सबको बराबर दिया था, और उसके बाद 75 साल से ऊपर वालों का कितना रहता था और कितने लोग बचे हैं 75 साल के ऊपर, जरा इसके ऊपर गौर करिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमेशा 2019 जब से ये सरकार आई है आपदा आपदा आपदा, जरा आप शिमला से निकल करके जहां जहां आपदा हुई है, आपदा को लेकर के आपने क्या किया ये तो बताइए। डबल इंजन की सरकार थी आपकी भाई। आप सुनिए, चलिए समय का अभाव है घनश्याम जी, समय का अभाव है। जोगटा जी आप बस शॉर्ट में बोलिए। जोगटा जी, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ सर। नहीं जोगटा जी छोड़िए। अब घनश्याम जी का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने बताया कि भी बीरबल सिंह सरकार ने जो है 10-12 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया, सस्पेंड किया। इनको मैं बता दूं वो तो बहाल हो गए थे बाद में, लेकिन शांता कुमार जी ने सैकड़ों कर्मचारी डिसमिस किए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। 2092 में शांता कुमार जी ने मेरे जैसे सड़क पर घूम रहे हैं सैकड़ों लोग, जिनको जी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, और घनश्याम जी ने बड़ी बात बोली है कि चंद ब्यूरोक्रेट के हाथ में जब शासक आ जाए तो वो फिर इस तरह के निर्णय होते हैं। और आपको लगता है क्या कि बड़े बड़े कर्मचारी आंदोलन की कहीं तैयारी आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं हो रही है? क्योंकि सचिवालय से शुरुआत हुई है और सचिवालय गेट मीटिंग भी 21 तारीख को शायद करने जा रहे हैं वो, और उसके बाद बड़े स्तर पे, क्योंकि अभी एनजीओ दोनों एनजीओ मान्यता के चक्कर में आपस में सरकारों को खुश करने में लगे हैं, कर्मचारी महासंघ, लेकिन अलग अलग यूनियन आ भी सकती हैं। आपको लगता है कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है कर्मचारी आंदोलन की हिमाचल प्रदेश में? तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सवाल तो जायज है आपका, और इसका जवाब भी अगर मैं ईमानदारी से दूं तो तैयारी हो चुकी है। और जो आपने सचिवालय के कर्मचारियों की बात कही, वहां से ये जो आग है ये बाहर निकलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं या फिर जो आम आदमी है, उनकी कोई डिस्कशन नहीं है इस सरकार में। डिस्कशन अपने इश्यूज की है। अब वही बात आ गई कि जब खर्चों में कटौती वाली बात आ गई, तो ये बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर छोड़े?
एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ते हैं। अगर जब जरूरत हो तो आप केंद्र से मांग लीजिए। आप वैसे भी तो वायुसेना की और दूसरों की मदद लेते हैं। तो बेईमानी अगर देखी जाए डॉक्टर साहब, तो ये जब तक बेईमानी टॉप एंड पर और इन लीडरशिप में रहेगी, एक जो व्यवहारिक बेईमानी है वो बहुत गलत है। तो इस तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों ना आंदोलन खड़ा करें। आपने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि 2 कर्मचारी जो संगठन है वो अपनी मान्यता के चक्कर में वहां पर नंबर बनाने में लगे हुए हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बीच में कर्मचारियों को भी समझना होगा कि जो उनकी लीडरशिप है वो किस तरह से काम कर रही है और जी, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, जी, चलिए तो चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन की नींव रख दी गई है, तैयारी हो चुकी है, जैसा कि वक्ताओं को कहना है, क्योंकि अपने वित्तीय लाभ जो लंबे समय से रुके हैं, उनके लिए लड़ाई की जंग तैयार हो गई है। पेंशनर तो हाई कोर्ट से निर्णय भी अपने पक्ष में, उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनके डीए और एरियर नहीं दे रही है, ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कर्मचारी संगठन इस बार डीए की अनाउंसमेंट ना होने से पूरी तरह से परेशान है, हैरान है। वो कह रहे हैं कि डीए तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा दायित्व है। वहीं सरकार के पास इख्तियार है और उसकी भूमिका भी तैयार की जा रही है कि सरकार दिवालियापन यानी कि आर्थिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में सरकार को इख्तियार है, अधिकार है कि सरकार कभी भी, मंत्रिमंडल कभी भी एक आदेश पारित कर सकता है कि कर्मचारियों को हम इतना वेतनमान भी नहीं दे पाएँगे और ना ही भत्ते, डीए, एरियर कुछ भी दे पाएँगे। उनमें कभी भी कटौती की जा सकती है, यहाँ तक कि वेतन में भी कटौती सरकार कर सकती है, ये इख्तियार है। सरकार उस तरफ धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। वहाँ पे स्टेट कैडर किए जा रहे हैं सभी कर्मचारियों के। शायद उसके पीछे ये मकसद है कि जो उनके आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, उसको कहीं न कहीं दबाने के लिए सरकार के पास कुछ इख्तियार हो। तो लंबी चर्चा हुई। उदयवीर जी का यही कहना है कि शुरुआत जो होती है अपने से होती है। अपने खर्चों में कहीं कटौती नहीं है। करोड़ों रुपए कार्यालयों पे, आवासों पे, गाड़ियों पे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कटौती की शुरुआत जनता और दूसरे चरण में कर्मचारियों से हो रही है, जो कि प्रदेश में बड़ा ज्वालामुखी फटने का एक संकेत दे रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।